alaikum. Continuing with the conventional fuel topic, let's discuss a very important topic which is about related to the estimation of fuel resources and fuel reserves. Hubbard estimation एक मॉडल है जो कि बहुत ही it's a very simple model, but yet it has been used for the prediction and for the prediction of the resources and reserves globally. हबर्ट मॉडल सबसे पहले अमेरिका में हबर्ट एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1950s के अंदर ये एस्टिमेटेड मॉडल दिया था, जिसको हम तो ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली दिस मॉडल इज ऑल अबाउट. So initially, as more resources are extracted, the grade of the most attractive resources decreases, causing need for improved extraction technologies. जैसे जैसे हम extract करते हैं resources को, तो आपके पास you need to improve the extraction technology. आपको extraction technology बेहतर करनी पड़ती है. उसके साथ साथ आपको alternate deposits को भी ढूंढना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपकी प्राइस इंक्रीज होती है. These are the three common consequences जब आपके पास किसी भी रिसोर्स में जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं. दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू हबर्ड मॉडल. आपके पास डिफरेंट फेजेस होते हैं मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के. पहला है अर्ली फेज, जब आपके पास रिसोर्स की जो डिमांड है वो लो है. सो विच मीन्स कि आपके पास कॉस्ट भी लो है, कि आपके पास डिमांड नहीं है, तो आपकी जो पैसा खर्च हो रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं, और साथ साथ यू डू नॉट नीड हाई टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बिकॉज योर डिमांड इज़ ऑलरेडी लो. जैसे जैसे उसी की रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ग्रोइंग फेज क्या है, जिसमें आपके पास डिमांड और डिस्कवरी रेट दोनों में इंक्रीज आता है. उसमें प्रोडक्शन ग्रोइंग विद द डिमांड भी बढ़ जाती है, आपका डिस्कवरी रेट भी बढ़ जाता है, और आपके पास then you need more technologies and you need innovations to meet that demand. And साथ साथ उसके बाद अगला फेज होता है, उसको कहते हैं मैच्योर फेज, which in which the decreasing demand and discovery rate, production struggling to meet demand. आपके पास आपके पास डिमांड और डिस्कवरी रेट कम होते हैं, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड को मीट नहीं कर सकती. ये वो फेज़ है जहाँ पे आपके पास या तो ओके, पहली बात बता दूं कि ये तमाम फेजेस जो हैं ये छोटे टाइम टाइम के ऊपर नहीं है. वी विल डिस्कस लेटर इन द स्लाइड इन द लेक्चर. दे आर एक्सपेंडेड, दे आर वाइड अक्रॉस, दे आर स्प्रेड अक्रॉस a fairly big number of a large number of time period, a big number of time period, sorry, a high number of time period. So what happens, production or struggling to meet demand and you shift to the alternatives. लास्ट लेट जो फेज़ है उसमें आपके पास डिमांड भी कम है, प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं. दिस इज़ अ फेज़ जहाँ पे आपके पास वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, आपके पास टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल नहीं है, कि आपके पास वो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या कोल है या वो नेचुरल गैस है जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उसको आप इकोनॉमिकली फिजिबली एक्सट्रैक्ट कर सकें. सो इन दैट्स द सिनेरियो जिसमें आप बहुत ज़्यादा आप कोशिश करते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव की तरफ मूव हों स्ट्रांगली. अभी तक दुनिया में अगर आप देखें तो ये जो लास्ट फेज़ है, लेट फेज़ इन दिस हर्बर्ट एस्टिमेशन, ये अभी नहीं आया बिकॉज अभी हम वी विल डिस्कस इट विद द ग्राफ. सो लेट्स मूव ऑन. दिस इज़ अ कर्व. हर्बर्ट एस्टिमेशन बेसिकली होता क्या है, पहले आप इसकी बेसिक समझ लेते हैं. हर्बर्ट एस्टिमेशन इज़ बहुत बेसिक सा कर्व है. आपके पास डाटा है, मिसाल के तौर पर इस ग्राफ को समझते हैं. इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सेस के ऊपर ईयर लिखे हुए हैं और वाई एक्सेस के ऊपर गैस प्रोडक्शन रेट लिखा हुआ है. ये एक बेल कर्व है. बेल कर्व एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर आपके पास शुरू में आपके पास यू हैव अ increase of that production, and then it goes to a top and then you see a decrease. So uh, ये जो पीक है वैल्यू, ये पीक वैल्यू समवेयर लेट्स से 18 17 टन ऑफ क्यूबिक फीट आ रही है गैस प्रोडक्शन की. This is just an example, so I'm just trying to explain what this curve shows. तो एक्चुअली आपके पास डाटा होता है यहाँ कहीं का, लेट्स से बिकॉज आप बात कर रहे हैं कि आपके पास डाटा जो है वो इस रीजन का है. यू स्टार्ट लेट्स से 1920s में आपके पास कोई एक गैस फील्ड है. उस गैस फील्ड का कुछ डाटा आपने निकाला, जियोलॉजिस्ट ने आपको कुछ डाटा दिया, और उस डाटा की मदद से आपने ये कर्व को प्लॉट किया कि एस्टिमेटेड जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी वो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन होगी वो इतनी होगी.
मतलब इस रिजर्व के अंदर या इस रिजर्वायर के अंदर इतनी गैस मौजूद है, और ये अगर इसी रेट के साथ आप चलते रहेंगे, प्रोडक्शन रेट के साथ, दिस इज प्रोडक्शन रेट, तो आप 2050 तक इसको पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर देंगे, खत्म हो जाएगा। दिस इज द थियोरेटिकल मॉडल, ये जो डॉटेड लाइन है या हबर्ट प्रोडक्शन कर्व है। ओके, हबर्ट प्रोडक्शन कर्व के साथ साथ जब दिस इज अ एस्टिमेटेड मॉडल, ये आपने पहले ही बना लिया, ये आप ये कर्व आपने ड्यू फ्रॉम योर डाटा, अवेलेबल डाटा आपने प्लॉट कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंस विद टाइम, जब आपके पास रियल डाटा आता है उसी प्रोडक्शन फील्ड का, जब आप तो आप ये देखते हैं कि जो सॉलिड लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा उस कर्व को मैच कर रही है। सॉरी सॉरी, ये कर्व को मैच कर रही है, बट इसका जो पीक है और इसके पीक में कुछ डिफरेंस आया, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ एरर मौजूद थे, बट आप गौर करें कि हमेशा इस पीक के बाद वो नीचे आ रही है जो इसी इसी कर्व को फॉलो कर रही है। तो अगर आप इस पूरे कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालें, इस कर्व का जो डॉटेड लाइन का, तो आपके पास इस, since it's a production rate and when you take an area under the curve across the air, आप इसको इंटीग्रेट करते हैं इस कर्व को, तो आपके पास टोटल रिजर्व मौजूद जो अवेलेबल है इस रिजर्व के, कितने अवेलेबल गैस मौजूद है इस रिजर्व की, वो आ जाएगी फ्रॉम 1900 टू 2000 जो एस्टिमेटेड थी। बट यहाँ पे जो कर्व नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्शन रेट कम हो रहा है। ओके, ये जो कर्व है या बिहेवियर है, ये सिर्फ आप एक लोकलाइज गैस फील्ड के लिए भी कर सकते हैं और ग्लोबली ये ट्रेंड देखा जा सकता है, बट स्टिल ग्लोबली यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स टू लुक इनटू कि आपके पास ये जो प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है इसकी वजह क्या है। मे बी इस जगह पे इस साल आपके पास किसी वजह से डिमांड बढ़ रही है, फिर यहाँ पर डिमांड फिर बढ़ रही है, डिमांड फिर बढ़ रही है, एंड देन आपके पास डिमांड कम होना शुरू हुई। दिस पीक विल डेफिनेटली कम, कि रेट आपके पास यहाँ पे क्यों पीक आया। इट कुड बी ड्यू टू द सेम रीज़न जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो इकोनॉमिकली feasible नहीं है, देन your production rate goes down. This is production rate, not the product itself. प्रोडक्शन रेट गिरने की वजह क्या है, पॉसिबल वजह हो सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेट से जिस इलाके में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे जंग हो जाती है, लेट से मिडल ईस्ट के अंदर, या आपके पास हाई रेगुलेशन आ जाती हैं जिसकी वजह से आप वो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप तो यहाँ पे प्रोडक्शन रेट आपका गिर जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस एस्टिमेशन कर्व बाय हर्बर्ट। और आमतौर पर अगर आप गौर कीजिए, आई विल शेयर सम लिंक्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो यू विल सी द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन रेट्स ग्लोबली, चाहे वो किसी भी रिजर्व के हों, चाहे वो कोल के हों, गैस के हों, चाहे पेट्रोलियम के हों, चाहे वो ग्लोबल हो चाहे वो लोकल हो, मतलब वो किसी एक मुल्क के हों, किसी या फिर वो ग्लोब के हों, वो एग्जैक्टली इसी कर्व को फॉलो कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पे इस कर्व की वेरिएशन जो हो रही है इसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स आ सकते हैं, एंड दैट्स अ रियल टाइम डाटा, और नोबडी कैन प्रेडिक्ट के आपके पास ऑल्दो इट्स फॉलो दिस हबर्ट कर्व, बट इसमें जो वेरिएशन आ रही है, ये वेरिएशन जो है वो आप और कर सकते हैं, दीज आर along some time, some years, right? तो फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, तो समवेयर हेयर आपके पास 1940s या 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई है मिसाल के तौर पर। So World War II जब स्टार्ट हुई, तो World War II is a big phenomena. You need the demand goes skyrocketed. The demand skyrocketed. The fuel demand goes upward. तो आपके पास हो सकता है यहाँ पे एक sharp steep आए, ठीक है। मे बी किसी जगह पे आपके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई है, मिसाल के तौर पर हम आजकल की बात कर लेते हैं, लेट्स से कोरोना वायरस की वजह से आपके पास जो ऑयल प्रोडक्शन है वो, या ऑयल डिमांड में बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो मे बी इस रियल कर्व के अंदर, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल हो, एक डेप्थ है या फिर एक फ्लैटनेस आ जाए कि आपका जो प्रोडक्शन रेट है वह तो कम हो गया या फिर फ्लैट हो जाए, वो ऊपर की तरफ नहीं जाए। तो ये डाटा जो है कर्व है, ये आपके पास रियल डाटा बनता है, और this is a very this is a famous curve for the estimation. So I will share some links regarding this curves to have an in-depth understanding of this curve. Moving on, let's say यहाँ पे another, this peak shows a certain deviation. This is oil production rate, millions barrels per day. This is the MBPD, mean million barrels per day, के पर डे जो है वो इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हबर्ट इसके हिसाब से एस्टिमेशन कुछ और है, और
यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है वो, ऑल्दो दिस इज अ वेरी गुड वेरी गुड फिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेरिएशंस हैं, दीज वेरिएशंस आर रियल टाइम वेरिएशंस के यहाँ पे यकीनन दुनिया में कुछ ना कुछ हुआ होगा which actually influence these fluctuations. तो यहाँ पे 1970s के अंदर this curve actually is, if I'm not wrong, this curve is about US United States. I will give you a brief history, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि आपके पास जब प्रोडक्शन अमेरिका में स्टार्ट हुई, ऑयल प्रोडक्शन रेट ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, अब यू कैन सी दिस, the oil production rate is going upwards, right? But at this point, the Hubbert, according to Hubbert estimates, somewhere in 1975 and 75, this peak will occur. The maximum production rate will come at 1975, and from there onwards, the production rate will go downwards. Actually, हुआ भी exactly ऐसे ही 1975 में ही अमेरिका के पास का प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम यहाँ पे है, उसके बाद वो मुस्तकिल नीचे ही आ रहा है. तो although this curve is a bit old, but you can see the trend going downwards. सो 1970 यहाँ पे प्रोडक्शन रेट कम है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उनकी प्रोडक्शन कंजम्पशन, ऑयल कंजम्पशन जो है वो कम हो गई. मतलब ये कि वो लोकली प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, मे बी वो ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होंगे, और अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा तेल अपना इंपोर्ट करता है, अपना ऑयल इंपोर्ट करता है. तो बट प्रोडक्शन जो है उनकी नीचे की तरफ जा रही है, देयर इज़ अ डाउनवर्ड ट्रेंड. मे बी आप देख सकते हैं कि किसी कोई कर्व यहाँ से नीचे जाके एकदम ऊपर भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है. एंड दैट कर्व दैट कुड बी कि उसी सेम लोकेशन पे जो आपके पास ऑयल रिजर्व्स निकल रहे थे, वहाँ पे एक नया रिजर्व दरियाफ्त हो गया, तो सेम ग्राफ जो है ऊपर की तरफ पीक है, बट देन इट विल गो डाउन eventually. So this curve is only for those that data which was available at that time. So I hope you get an idea of this curve. This is this is another curve showing a bit detailed of this is the same curve, different scenarios. So uh, इसको हम इसको भी आप देख सकते हैं. This is if you apply the same concept which I discuss here on this curve, you will get an idea. I will share a better picture of this in the later. So okay, these for the important thing is that I will be sharing an assignment regarding this Hubbard estimation, and that the detail of the Hubbard assignment will be provided to you on LMS. So please do this assignment and submit that assignment. I will be mentioning that deadline dates, mm, dates on it, so don't worry about that. So प्लीज़ इसके लिए मैं कुछ इसका सपोर्ट मटेरियल प्लस कुछ वीडियोस वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा हार्वर्ड एस्टिमेशन के बारे में. इट्स नॉट डिफिकल्ट, सो यू विल बी एबल टू, इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, सो आई होप कि आपको इसको पढ़ने में या इसको स्टडी करने में यू विल डेफिनेटली एंजॉय द कॉन्सेप्ट. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is categories of reserves. The recovered portion of the deposit identified by the geological investigation depend on the rate of fuel production and the cumulative operating time over which fuel production is profitable. So सबसे पहली बात कि जो different reserves हैं उनकी categories क्या हैं. पहला category क्या है, proved developed reserves. That's the most important category. When the rate of return on investment is unacceptable, production is said to have reached the economic limit. That's pretty obvious, हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Only reserves that can be developed economically under prevailing financial conditions are proved developed reserves. वो तमाम रिजर्व जिससे आप प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली वायबल हो, feasible हो, वही proved developed reserve कहलाते हैं. uh, Annual production rates at any time can be predicted for proved developed reserves from an estimate of the initial magnitude of the resource and the first year rate. That's not important, that's not very important, but the definition for the proved developed reserve is, sorry, आपके पास वो तमाम रिजर्व जो कि इकोनॉमिकली वायबल हो, इकोनॉमिकली feasible हो. Moving on, proved undeveloped reserves is another category of reserves. Portion of the fuel stock known to exist but not yet subject to production. मिसाल के तौर पर एक ही रिजर्व का एक हिस्सा जो आपने प्रोडक्शन कर ली है वो आपको इकोनॉमिकली feasible पड़ रहा है, बट उसी रिजर्व का दूसरा हिस्सा हो सकता है कि प्रॉफिटेबल ना हो.
न्यू टेक्नोलॉजी enabled इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, हो सकता है कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, बट लेटर ऑन इफ़ यू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी तो वो जो रिमेनिंग पार्ट है रिजर्व्स का वो फिर कैटेगरी नंबर वन में चला जाएगा, विच इज प्रूव डेवलप्ड रिजर्व्स, बट इनिशियली इट इज प्रूवन दैट देयर आर रिजर्व्स बट दे आर अनडेवलप्ड. There another third category is probable, possible, speculative, and undiscovered reserve. Estimated reserves at decreasing confidence level because there are three different level. Probable level, possible, and speculative. Probable मतलब इसमें आप पे you have a high probability and higher confidence that the reserves are there. Possible is a lower level, and the speculative is you can just speculate on the basis of some data. Unconventional reserves and resources. The unconventional and reserves are those reserves which could be economical to produce through what may be known in the near future. For example, आपके पास offshore oil recovery कुछ साल पहले तक 1950 से पहले पहले आप you know that there are reserves which are present, which are actually resources which are present in the sea for the production, but they are not economically feasible, and they have not yet turned into reserves. But after the offshore drilling technology developed, those resources become reserves and came in the first category, which is proved developed reserves, and people are and the companies are actually extracting good amount of fossil fuel from those offshore reserves. So moving on, forecasting mineral fuel prices supplies. The forecast associated with the fossil fuel production and pricing has consistently been too pessimistic. हमने हमने हमें हमें हमेशा ये लगता है कि पैसे जो हैं वो पैसों फॉसिल फ्यूल के बढ़ेंगे, राइट. नहीं, देखिए महंगाई होने वाली है, आगे जाके और बढ़ जाएगा पैसे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट हिस्टोरिकली ऐसा हुआ नहीं है. हमेशा पैसे जो है आपके पास कम ही हो. अगर आप गौर कर सकते हैं तो इस वक्त राइट नाउ जो कीमत है पर बैरल फ्यूल की वो ठीक ठाक कम है, एंड इट वाज नॉट फोरकास्टेड. फोरकास्ट हमेशा पैसिमिस्ट किया जाता है कि यकीनन पैसे बढ़ जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं है, बट पैसे गिरे हैं हिस्टोरिकली. ऑल्दो देयर आर सम स्पाइक्स, लोकल स्पाइक्स, बट ओवरऑल द ट्रेंड इज गोइंग डाउनवर्ड्स. द मोर क्रिटिकल क्वेश्चंस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, फॉसिल फ्यूल डू नॉट सीम टू बी रनिंग आउट इन द नियर फ्यूचर. ऐसा कुछ अरसे तक तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, because we are developing new technology as well as new reserves are popping up. Important सवाल ये है कि what damage are causing by the continued and increased use of fossil fuel. fossil fuel के कम होने का मसला नहीं है, fossil fuel के इस्तेमाल का मसला है कि that's a more critical question. How do we incorporate the damage as additional fossil fuel cost? This is very important. अगर आप उस फ्यूल कॉस्ट के अंदर जो आप जिसमें आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डाल रहे हैं या ड्रिलिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट डाल रहे हैं, उसमें ये कॉस्ट कैसे शामिल करेंगे कि उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है या डैमेज है उसकी कॉस्ट को भी फ्यूल कॉस्ट में शामिल किया जाए. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी दैट्स अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन. क्या उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल प्राइस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, और इसका इम्पैक्ट जो है वो छोटी इकोनॉमीज पे क्या पड़ेगा, क्योंकि दे आर कंज्यूमिंग मोर फॉसिल फ्यूल एंड दे आर consuming dirtier fuel compared to those developed countries which have already given up the use of fossil fuels like coal. How do we extract and use fossil fuel in a more sustainable manner? That's another important thing. For example, shell reserves, जिसकी मैंने पहले बात की थी, shell reserves could be is a very dirty fuel, but the reserves उसके resources उसके reserves बहुत ज़्यादा हैं यूएस में या कनाडा में. तो उसको किस तरह सस्टेनेबल किया जा सकता है ताकि एक्सट्रैक्ट किया जा सके फॉसिल फ्यूल. बट दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which need to be answered. एक और इम्पॉर्टेंट बात, सस्टेनेबिलिटी ड्राइवर इज नॉट द वरी वी आर रनिंग आउट ऑफ फ्यूल, ये बात हम पहले कर चुके हैं. सो दिस स्लाइड इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ टाइम्स, सो आई विल स्किप दिस स्लाइड एंड यू कैन जस्ट go through it by yourself. So this is it, this is the end of the lecture, and in the next lecture we will discuss about the supply and demand of energy, and I will give you some problems related to the Hubbert estimation. So and some I will find some numericals regarding the resources and reserves, so don't worry about that. See you in the next lecture. Thank you very much.